नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि दुनिया में अभी भी 65 करोड़ से कुछ अधिक लोग बिजली के बिना रह रहे हैं। तकरीबन 2 अरब प्रदूषित ईंधन पर निर्भर हैं। जरा सोचिए कि हम आज के दौर की बात कर रहे हैं जहां पर हम ये चर्चा करते हैं कि घर घर बिजली पहुंचा दिया गया है, वहां आज भी इस बात को लेकर के चर्चा की जा रही है कि तकरीबन 65 करोड़ लोग जो हैं, जो अभी भी इलेक्ट्रिसिटी से दूरी जिनकी बनी हुई है, ये अपने आप में कितना चौंकाने वाला खबर है। लेकिन इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। ये जो रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है वो वर्ल्ड लेवल पर बात की गई है और जिसके अंतर्गत कहा गया है कि 2 अरब प्रदूषित ईंधन पर अभी भी निर्भर हैं, यानी कि 2 अरब लोग, ये पूरी दुनिया की बात की जा रही है। अब इस रिपोर्ट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 यानी कि SDG 7 को लेकर के हम चर्चा करेंगे। SDG 7 में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के कोशिश किया गया है कि एनर्जी तक सभी को पहुंचना है, यानी कि स्वच्छ ईंधन सबका अधिकार पूरी दुनिया में होना चाहिए। ये रिपोर्ट जो प्रकाशित किया गया है ट्रैकिंग SDG 7, SDG 7 में क्या सुधार हुआ है, क्या वहां तक हम पहुंच पा रहे हैं, और उसका जो टॉपिक रखा गया है द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025, उसमें इस बात को लेकर के चर्चा की गई है कि वैश्विक ऊर्जा पहुंच कहां तक पहुंचा है, जिसके अंतर्गत स्थिति ये कहा गया है कि अभी स्थिति बेहद चिंताजनक पूरी दुनिया की बनी हुई है। तमाम तरह के कार्य किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर 65 करोड़ से अधिक लोग एनर्जी से दूर रहते हैं, ऊर्जा से दूर हैं, तो निश्चित तौर पर यह अपने आप में पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक स्थिति तो है ही। और तकरीबन 200 करोड़ लोग जो है उनके स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक भी है। क्यों? क्योंकि वो लकड़ी, कोयला, गोबर और मिट्टी के तेल पर निर्भर हैं कि वह भोजन बना सके। तकरीबन 2 अरब लोगों की पूरी दुनिया में यही स्थिति यहां पर बताई गई है। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के चर्चा करेंगे जिसके अंतर्गत देखेंगे प्रत्येक जगह ये बहुत चर्चा का विषय अभी फिलहाल बना है। एसडीजी के विषय में आप सब जानते ही हैं कि 2015 से इसकी शुरुआत हुई और इसके अंतर्गत ये कहा गया कि 2030 तक हम टारगेट रखते हैं, जिसके अंतर्गत अभी देखे जाए तो एसडीजी 17 तक है। ठीक है, गरीबी उन्मूलन से लेकर के लैंगिक समानता तक की बात करना, शिक्षा की बात करना, स्वास्थ्य की बात करना, ये पूरी तरह से गोल है, वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने की बात है। जो एसडीजी 7 है ये बेहद महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के नजरिए से भी ये लगातार चर्चा में है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी ये सभी का राइट होना चाहिए। और इसके अंतर्गत कहा गया कि जिस तरह से हमने ये कहा कि जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं ये 2030 तक पूरे किए जाएंगे, तो यहाँ पर इस बात को भी चर्चा में कहा गया कि जो एसडीजी 7 है यानी कि क्लीन एनर्जी सभी लोगों तक पहुंच जाए, ये 2030 का टारगेट है। हम जब बात कर रहे हैं 2026 के मध्य तक आ चुके हैं और फिर भी हम कह रहे हैं कि 65.5 करोड़ लोग जो हैं जो एनर्जी से दूर हैं, जो जिनके पास क्लीन एनर्जी नहीं पहुंचा है। 2 अरब लोग दुनिया भर में हैं जो लकड़ी पे, कोयला पे निर्भर है खाना पकाने के लिए। तो कुल मिलाकर के अब आप कह सकते हैं कि तकरीबन 3.5 साल का ही समय बचा है। तो क्या 3.5 साल में हम इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं? यही देखने की बात है। सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा क्या उपलब्ध करा सकते हैं? क्या स्वच्छ ऊर्जा पर सभी का अधिकार हो सकता है? ऊर्जा दक्षता में क्या सुधार हो सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। चूंकि नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के लगातार चर्चा की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि अगर इसको बढ़ावा दिया जाए तो स्वच्छ ऊर्जा तक सभी की पहुंच हो सकता है। देखिए, रिपोर्ट में जो कुछ प्रमुख बिंदु पर चर्चा किया गया है उसको विस्तार से देखते हैं। बिजली तक पहुंचने में असमानता की बात की गई है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि विश्व स्तर पर बिजली की पहुंच जो है अब बढ़कर के 92% तक पहुंच गया है, यानी कि 92% लोग जो है अब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की पहुंच तक हैं। लेकिन इसके बावजूद भी 8% लोग नहीं है और उसका अगर नंबर में आंकड़ा निकाला जाए जनसंख्या में तो वह तकरीबन 65.5 करोड़ लोग हो जाते हैं जो अभी भी बिजली से वंचित रहेंगे। और अगर ये देखा जाए वर्तमान प्रगति के हिसाब से तो जैसा मैंने कहा एसडीजी 7 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फिलहाल अपर्याप्त लग रहा है। ये भी तब जबकि 2030 तक हमें इसका टारगेट पूरा करना है और हमारे पास जो है तकरीबन देखा जाए तो 3.5 साल का समय है और 65.5 करोड़ लोग जो हैं वो बाकी हैं जहां एनर्जी नहीं पहुंचा है। तो ये सबसे बड़ी चैलेंज है, देखना होगा कि क्या हो पाता है या कि नहीं।
दूसरी बात, इस रिपोर्ट में जिस बात को लेकर के चर्चा किया गया है कि सब सहारा अफ्रीका का जो हिस्सा है, उप सहारा अफ्रीका का, ये वो सबसे अधिक प्रभावित है। यानी कि कुल मिलाकर के आप ऊपरी हिस्सा जो इसका अफ्रीका का दिख रहे हैं, ये सबसे अधिक प्रभावित में देखा गया है, जिसमें कहा गया है 56 करोड़ से अधिक लोग बिजली से अभी भी वंचित हैं और तकरीबन 97 करोड़ लोगों के पास स्वच्छ खाना पकाने की सुविधा नहीं है। यानी कि वो ईंधन के लिए कोयला पे, लकड़ी पर ही निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा पहुंच की अत्यंत गंभीर स्थिति बताई गई है, जो इस एरिया में काफी धीमा है। इसके अलावा स्वच्छ खाना पकाने की चुनौती को लेकर के रिपोर्ट यह कहता है कि तकरीबन 200 करोड़ लोग जो हैं अभी भी उन ईंधनों पर निर्भर हैं जहां से प्रदूषण बहुत अधिक निकलता है। वायु प्रदूषण तो होता ही है और उनके स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर शहरी ग्रामीण क्षेत्र में इसको बांट करके देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में कहा गया है कि केवल 56% आबादी को स्वच्छ खाना पकाने की सुविधा प्राप्त हुआ है। शहरी क्षेत्र में निश्चित तौर पर यह आंकड़ा बेहतर है और ये आंकड़ा जो है 89% तक गया है। लेकिन फिर भी अगर देखेंगे आज के समय में भी, सोचिए 2015 में टारगेट फिक्स किया गया, इसके बावजूद भी आज भी देखा जाए तो 89% है। 11% लोग जो है शहरी क्षेत्र में, वो भी इससे दूर है, वंचित है। ठीक है, तो ये अपने आप में शहर के लिए भी चिंता का विषय है। घरेलू वायु प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष कहा गया है कि 30 लाख लोगों की मृत्यु हो जा रही है। ये केवल किस वजह से हो रहा है? घरेलू वायु प्रदूषण। घरेलू वायु प्रदूषण कहने का तात्पर्य क्या होता है? इंडस्ट्री तो है नहीं हो ना, यानी कि घरेलू कहने का तात्पर्य चूल्हा जिससे जलेगा, जिस ईंधन से, लकड़ी से, कोयला से, इसके वजह से जो हवा प्रदूषित होगी, उसके वजह से पूरी दुनिया में 30 लाख लोग प्रतिवर्ष मर रहे हैं। और उसमें निश्चित तौर पर ज्यादा कौन होंगे? बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे या महिलाएं होंगी, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर अब भी देखा जा रहा है कि घरों में गृहस्थ जीवन बिता रही हैं। तो निश्चित तौर पर समाज के जो वंचित वर्ग हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित यहां पर हो रहे हैं। वर्तमान प्रवृत्ति अगर जारी रहता है तो 2030 तक भी 180 करोड़ लोग प्रदूषित ईंधन पर ही निर्भर रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के, दूसरे शब्दों में हम कहें, ये रिपोर्ट ये कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो ये 7 है, ये 2030 तक पूरा नहीं हो पाएगा। पूरी दुनिया को इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि हुई है, तो ये रिपोर्ट कहता है हाँ कि निश्चित तौर पर नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल में वृद्धि हुआ है। पिछले कुछ समय में विश्व की लगभग 30% बिजली जो अब है सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय स्रोत से आ रहा है। तो ये 30% तक पहुंचा है, ये अच्छी कंडीशन है, लेकिन अभी बहुत कम है। और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगातार वृद्धि भी देखी जा रही है। विकसित और विकासशील देशों के बीच अगर देखा जाए तो इस क्षमता में अंतर भी रहेगा, क्योंकि विकसित देश निश्चित तौर पर ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे होंगे और विकासशील देशों में अभी यह स्थिति कम देखने को मिलेगा। ऊर्जा दक्षता की बात किया जाए, ऊर्जा दक्षता में कहा गया है कि इसकी प्रोग्रेस जो है वो बहुत धीमी है और सुधार की दर जो है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। ये चौंकाने वाली चीज है, क्योंकि कहा जा रहा था कि समय के साथ ऊर्जा दक्षता में सुधार हो सकता है, लेकिन गिरावट के जो इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है वह कहीं न कहीं चिंता में डाला है। और इसके लिए ही किया जा रहा है कि ऊर्जा खपत की जो तौर तरीके हैं उसको सही से सुधार करना चाहिए। वित्तीय सहायता की क्या कमी है, यहाँ पर चर्चा किया गया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि जो विकासशील देश हैं उन देशों में ऊर्जा क्षेत्र के लिए पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता नहीं पहुंच पा रहा है। अगर इन देशों में पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता नहीं पहुंचेगा तो जो SDG 7 है वह कहीं न कहीं धूमिल रह ही जाएगा। चूंकि फंड नहीं है तो ये नवीकरणीय ऊर्जा पे शिफ्ट हो नहीं पाएंगे। अधिकांश सहायता जो है ऋण के रूप में दी जा रही है, जबकि अनुदान का हिस्सा सीमित है। चूंकि ऋण के रूप में अगर उनको सहायता मिलता है तो इसका इंटरेस्ट लौटाना पड़ेगा। अनुदान जो अगर मिलता तो इन देशों के लिए थोड़ी राहत की खबर होती, और इससे क्या होगा, ऊर्जा अवसंरचना जो है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए, जो परियोजनाएं हैं ऊर्जा संरचना के लिए, वहां पर बाधा उत्पन्न हो रही है, वह काम सही से हो नहीं पा रहा है। प्रमुख चुनौतियों के तौर पर अगर यहां पर समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो बताया गया है कि ऊर्जा अवसंरचना का अभाव है। यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन देशों के पास नहीं उपलब्ध है। खास करके किनके पास? विकासशील देशों के पास। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक भी पहुंच की समस्या है। अभी हमने डेटा के आधार पर देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ऐसा ही दूरस्थ क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है।
स्वच्छ खाना पकाने की उच्च लागत है। अगर यहाँ पर अगर नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर नहीं है, तो खाना पकाने के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए किसी परिवार की आमदनी बहुत अच्छी नहीं है, सरकार सब्सिडी ना दे, गैस सिलेंडर से वो खाना पकाए, तो ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा लकड़ी पर खाना पकाने की अपेक्षा। विकासशील देशों में ये निवेश बहुत सीमित है, चूंकि उनके पास फंड नहीं है, बाकी कामों में भी पैसा लगाना है। तो नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता जो है, इसमें अचानक से क्षेत्रीय असमानता देखी जा रही है, ये रिपोर्ट कह रहा है। जैसे उप सहारा क्षेत्र का मैंने बताया कि वहां पर सबसे ज्यादा स्थिति खराब है पूरी दुनिया में। और ये रिपोर्ट ये भी फिर कह रहा है कि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ऊर्जा दक्षता सुधार की जो दर है वो बहुत धीमी यहां पर बनी हुई है। अब यहां पर कहा गया है कि 2030 तक जो लक्ष्य रखा गया है क्लीन एनर्जी का, उसके लिए क्या आवश्यक कदम फिर उठाए जाए, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि बिजली पहुंच की वर्तमान गति को लगभग 3 गुना तक बढ़ाना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि 3.5 साल का समय बचा है, तकरीबन 65.5 करोड़ लोग जो है वो क्लीन एनर्जी से दूर है, तो आपको तेजी से काम करना पड़ेगा। जो काम आप 10 साल में कर सकते थे वो काम आपको करके 3-3.5 साल में कर देना पड़ेगा, नहीं तो ये 2040 तक मामला जाएगा, फिर बढ़ करके 2030 में फिर बढ़ाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस पर जोर देने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वच्छ खाना पकाने की तकनीकों को तेजी से अपनाना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा, हमने चर्चा किया कि प्रत्येक वर्ष घरेलू प्रदूषण की वजह से 30 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है वैश्विक स्तर पर। तो जाहिर सी बात है, स्वच्छ खाना पकाने के तकनीक अगर अपनाए जाए तो कुल मिलाकर के इतने ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करना पड़ेगा। भारत सरकार भी लगातार इस बात को लेकर के कोशिश कर रही है कि सौर ऊर्जा को लेकर के काम किया जाए। तो अगर इस तरह से किया जाता है तो क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण कम होगा। लेकिन बड़ी बात क्या है कि इसमें निवेश बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फंड लगते हैं, और ऊर्जा दक्षता के कार्यक्रम जो है इसको बेहतर करना पड़ेगा। सबसे बड़ी डिबेट जो है वह विकासशील और विकसित देशों को लेकर के है। विकसित देशों को चाहिए कि विकासशील देशों को वित्तीय सहायता दे, इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करे, यानी कि तकनीक अगर साझा करेंगे तभी विकासशील देश या गरीब देश, पिछड़े देश जो हैं वह कहीं न कहीं बेहतर काम कर पाएंगे। और यह भी फोकस किया जाए कि जो गरीब क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, वहां पर सबसे ज्यादा फोकस करके सही काम किए जाए। सतत विकास लक्ष्य 7 का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि एक प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का जो भी जवाब होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। साथियों, आपको क्या लगता है कि क्या 2030 तक, चूंकि SDG 7 की अगर बात किया जाए तो भारत भी चाहता है कि उस लक्ष्य को पूरा कर ले, अपनी पूरी आबादी को, यानी कि अभी के हिसाब से हम देखेंगे तो 146 करोड़ की आबादी हमारी है। तो इस 146 करोड़ आबादी को क्या हम 2030 तक क्लीन एनर्जी पहुंचा पाएंगे? सभी घरों तक क्या लकड़ी से, कोयले से जो खाना पक रहा है उसको हम बंद कर पाएंगे? क्या वहां पर हम गैस सिलेंडर उपलब्ध करा पाएंगे? आपके जो भी विचार हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में कमेंट बॉक्स में तर्क के साथ लिख करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।